यूपी में बेटी, व्यापारी और आम आदमी को सताने पर गुंडे, बदमाश और माफिया का क्या हश्र होता है, यह आप कई बार देख चुके हैं। लेकिन फिरोजाबाद में जो हुआ उसने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी। वो ये कि यूपी में कानून को चुनौती देने का मतलब सीधे यमराज से मुलाकात फिक्स करना है। फिरोजाबाद में दो लुटेरे ट्रेन से दूसरे राज्य में भागने की जुगत में थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उसी ट्रेन के जरिए उन्हें साक्षात यमराज के दर्शन होने वाले हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देख बस। वो जो खेत दिख रहा है आपको, बाजरे का खेत है, यहीं पर पुलिस की दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मेरे घर के सामने 3 से 4 राउंड फायर हुए गोलियों के। आधा घंटा दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। हड़कंप मचा है। 2 मिनट बस सर, 2 मिनट चलिए। एक दो नहीं बल्कि बड़ी संख्या में योगी फोर्स के जवान गन्ने के खेत में मौजूद हैं। पास ही एम्बुलेंस भी खड़ी है। एक शख्स के शव को एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। ये अफरा तफरी, ये हड़कंप मचा है दो बदमाशों की वजह से, जिन्हें योगी के जाबाज पुलिसकर्मियों ने जबरदस्त मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर योगी की पुलिस के बुलेट से ढेर हुआ ये पहला बदमाश है। खून से लथपथ ये बदमाश भी योगी पुलिस के पिस्टल का शिकार बना है। इन बदमाशों ने 3 जुलाई को इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी में एक डॉक्टर से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तभी से ये दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस इनकी तलाश में फिरोजाबाद तक पहुंच गई। योगी फोर्स को पता चला था कि ये दोनों संभलपुर एक्सप्रेस से गाजियाबाद से झारखंड के लिए रवाना हुए हैं। इसी सूचना पर शिकोहाबाद में योगी फोर्स ने उस ट्रेन को घेर लिया जिसमें ये दोनों बदमाश सवार थे। पुलिस को देख ये दोनों बचने के लिए पास के गांव की तरफ भागे, जिससे न सिर्फ रेलवे स्टेशन पर बल्कि उस गांव में भी हड़कंप मच गया, जहां दोनों बदमाशों ने छिपने की कोशिश की थी। दिन दहाड़े गांव में कई राउंड फायरिंग की आवाज सुनी गई। अपने घर से निकला तो मेरे घर के सामने 3 से 4 राउंड फायर हुए गोलियों के। पता चली कि एक बदमाश है जो कहीं से आया है संदिग्ध, और उसने यहाँ पे आके एक पुलिस वाले के, क्राइम ब्रांच वाले की सीधी गोली दी है। दोनों किसी तरह योगी की पुलिस को चकमा देकर खेतों की तरफ भागे, जहां इनका काल पहले से इंतजार कर रहा था। करीब आधे घंटे तक योगी फोर्स और दोनों बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। बदमाशों की गोलीबारी में एसओजी के 2 जवान भी जख्मी हो गए। एक के पेट में गोली लगी तो दूसरे के कंधे में। इसके बावजूद योगी फोर्स के जवानों ने बदमाशों को ढेर कर दिया। ये दूसरा अपराधी जो है वो देखिए ये ले जाया जा रहा है, और ये दूसरा अपराधी भी जो था उसे ढेर कर दिया गया है मौके से। तो कुल मिलाकर दोनों अपराधी पुलिस ने ढेर कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश इतने शातिर थे कि एक ने 2 किलोमीटर दूर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ये भागदौड़ काम नहीं आई। उन्होंने एक मोटरसाइकिल छिनैती की और छिनैती करके भागा। पीछा करने के बाद जो है पहला अपराधी को इटावा पुलिस की टीम ने जो है पुलिस एंगेजमेंट हुई और जो है एक अपराधी को पुलिस एंगेजमेंट में मारा। दूसरा अपराधी आप देख रहे होंगे 2 किलोमीटर तक इन लोगों ने पीछा किया, घेराबंदी करते हुए दूसरे अपराधी का भी पुलिस एंगेजमेंट में न्यूट्रलाइज किया है। यूपी में कानून को चुनौती दे रहे इन दोनों बदमाशों का अंजाम भी वही हुआ जो प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले हर अपराधी का होता है। 2 हफ्तों के अंदर यूपी पुलिस ने इटावा में लूट करने वाले इन अपराधियों को 80 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद में न केवल धर दबोचा बल्कि इनका टिकट टू यमराज भी काट दिया। फिरोजाबाद से प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बंगाल में शुभेंदु सरकार ने अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ और इसी अभियान के बीच ऐसे मदरसे ईडी के रडार पर भी आ गए। उत्तर 24 परगना में ईडी ने यूपी एटीएस के साथ मिलकर ऐसे ही एक मदरसे पर छापा मारा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। मदरसे से लाखों रुपए कैश और सोने के सिक्के बरामद किए। साथ ही यह खुलासा हुआ कि विदेशों से फंड लेकर ये मदरसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध रूप से बसाने का काम कर रहे थे। मेज पर नोटों का ढेर लगा है। नोटों के साथ सोने के सिक्के भी नजर आ रहे हैं। नोटों का ये जखीरा और सोने के सिक्के उत्तर 24 परगना के एक मदरसे से मिले, उस मदरसे से जिस पर ईडी ने छापेमारी की। हरोरा स्थित अल जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम मदरसे पर छापेमारी के दौरान ईडी को 40 लाख रुपए कैश और 180 ग्राम सोने के सिक्के मिले। बरामदगी के बाद ईडी ने मदरसा प्रभारी से इसके स्रोत के बारे में पूछा, लेकिन एजेंसी के मुताबिक वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ईडी ने ये छापेमारी सिर्फ बंगाल में नहीं की, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी अंजाम दी। ईडी ने कई ट्रस्टों और मदरसों को खंगाला। आरोप है कि ये संस्थाएं रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारत में घुसपैठ कराने में मदद कर रही थी। आरोप ये भी है कि इन संस्थाओं ने कथित तौर पर भारत में इन लोगों को गैर कानूनी तरीके से बसाने में मदद की। ये भी आरोप है कि इनके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे फर्जी दस्तावेज बनवाकर उनकी झूठी पहचान भी तैयार करवाई गई। जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि बरामद धन और सोने का आखिर स्रोत क्या है, इसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था और क्या इस मामले का संबंध किसी बड़े वित्तीय अनियमितता या मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से है। बंगाल में अवैध रूप से चल रहे मदरसे पहले से ही शुभेंदु सरकार के रडार पर हैं। उनके सर्वे का काम तेजी से चल रहा है, जिसे लेकर वर्ग विशेष के लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आप मदरसों का सर्वे करिए, साथ साथ में मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप लोग? शिशु मंदिर है, उनका भी सर्वे करिए ना। संविधान तो इक्वलिटी की बात करता है, कायदा कानून तो सब पे बराबर लागू होना चाहिए ना। तो मदरसों का करेंगे, मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं करते आप? अरे आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रजिस्ट्रेशन है क्या? जरा पूछो उनको। तो सर्वे जब करें तो सबका ही करिए ना, मगर नहीं मुसलमानों के खिलाफ ये करना। बंगाल में सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि यूपी एटीएस ने भी छापेमारी की। ईडी हरोरा में थी तो यूपी एटीएस हसनाबाद में। मदरसा और यतीम खाना निर्माण के नाम पर विदेशी फंडिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में यूपी एटीएस ने हसनाबाद में टीएमसी नेता और व्यवसायी अब्दुल्ला गाजी के घर पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई और वित्तीय दस्तावेज खंगाले गए। सूत्रों के मुताबिक विदेश से मोटी रकम अब्दुल्ला गाजी और उनके बेटे के बैंक खातों में जमा हुई थी। कहा जा रहा है कि ये पैसा मदरसे के विस्तार और निर्माण के लिए था, लेकिन इसका इस्तेमाल रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने में किया गया। इस मामले में यूपी एटीएस ने कुछ दिन पहले गाजी को गिरफ्तार भी किया था। मामले की जांच चल ही रही थी। एटीएस को इस मामले में कुछ नए तथ्य मिले तो ये छापेमारी की गई। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही अवैध मदरसे जांच के घेरे में हैं। हालांकि मदरसों पर हो रहे एक्शन मुस्लिम धर्मगुरुओं और मौलानाओं को अखर रहे हैं। मदरसे बंद कर दिए गए, मदरसों में ताले लगा दिए गए, कहीं जांच के नाम पर, कहीं किसी जांच के नाम पर, न जाने कितनी जांचों पर मदरसे के लोग परेशान हाल हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक विदेशों से मिल रहे फंड का मदरसे दुरुपयोग कर रहे हैं। 6,000 से 10,000 रुपए की छोटी छोटी किश्तों में विदेशों से मिल रहे फंड को संदिग्ध लोगों को भेजा जाता है ताकि वे भारत में बस सकें। ईडी और यूपी एटीएस अब इसी नेटवर्क की परतें खंगाल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 3 जुलाई को 8 आतंकी गिरफ्तार और आज 17 जुलाई को 5 आतंकी अरेस्ट। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद का गुजरात मॉड्यूल फेल कर दिया। एटीएस अब इस बात की जांच में जुटी है कि देश के बड़े शहरों को बम धमाकों से दहलाने की साजिश में इन 13 आतंकियों के अलावा कोई और भी आतंकी है जो कहीं छिपा बैठा है। इन आतंकियों के हैंडलर ने इन्हें सबसे पहले कौन सा टास्क सौंपा था? जैश के इन आतंकियों की फंडिंग कहां से हो रही थी? बिलाल आबिद शेरा, मोहम्मद अयूब काडीवार, मोहम्मद शफी मुखी, मोहम्मद हसन कराडिया, मोहम्मद अयूब सुमासरा,
आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ये 5 आतंकी ही सिर्फ हिंदुस्तान को बम धमाकों से दहलाने की फिराक में नहीं थे, बल्कि 3 जुलाई को पकड़े गए 8 आतंकी इसी नेटवर्क का हिस्सा है, जिनसे पूछताछ के बाद गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को इन 5 का सुराग हाथ लगा। यानी अब तक जैश के इस खतरनाक नेटवर्क से जुड़े कुल 13 आतंकी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जिस प्रकार से गुजरात एटीएस ने रेड की अलग अलग इलाकों में, जिसमें भरूच, नवसारी और बनासकांठा के अंदर से कुल 5 युवाओं को भी अरेस्ट किया। पाकिस्तानी आका के इशारे पर ये आतंकी देश में आतंकी हमले का बेहद खौफनाक प्लान तैयार कर रहे थे। इनकी डरावनी साजिशों को 4 पॉइंट में समझिए। साजिश नंबर 1, गुजरात में जैश ए मोहम्मद का एक मजबूत और एक्टिव स्लीपर सेल नेटवर्क तैयार करना। साजिश नंबर 2, उत्तर गुजरात के स्थानीय युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें इस आतंकी संगठन से जोड़ना। साजिश नंबर 3, विस्फोटक तैयार करना और उसकी बकायदा टेस्टिंग करना। साजिश नंबर 4, गुजरात दंगों का बदला लेने के नाम पर अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में सिलसिलेवार धमाके की प्लानिंग। इन आतंकियों की तैयारी का लेवल ये था कि बकायदा उन्होंने 7 से 8 बार टाइम बम बनाने का ट्रायल भी कर लिया था। ये जो 5 आरोपी हैं, इन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इन लोगों ने मिलकर के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और लोकल मार्केट से कुछ केमिकल्स खरीदे थे, जिनमें कि मेनली पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, चारकोल था। इनका एक फिक्स रेशियो में मिला करके गन पाउडर इनके द्वारा तैयार किया गया था। ये इनको डेटोनेट करने के लिए अलग अलग तरह की मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे। जैश लंबे समय से गुजरात में पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारे पर ये मध्य प्रदेश और गुजरात के अलग अलग जिलों में फैल चुके थे, लेकिन गुजरात एटीएस की मुस्तैदी ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। 5 आतंकियों को पकड़ने में सफलता मिली है। ये 5 आतंकी है वो बम बनाने की का प्रशिक्षण ले रहे थे। यहाँ पर बड़ा सा बम ब्लास्ट करने की फिराक में थे। कोर्ट ने इन सभी आतंकियों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जिसमें पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इन आतंकियों को पैसा कहां से और किसके जरिए मिल रहा था। गुजरात और मध्य प्रदेश के अलावा देश के किन किन राज्यों में इनके तार फैले हैं। क्या किसी वीआईपी या धार्मिक स्थल को निशाना बनाने की तैयारी थी? गुजरात एटीएस ने 3 जुलाई को जिन 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, इनमें से 3 आतंकियों को पाटन के एक मदरसे से गिरफ्तार किया गया था। पाटन के सिद्धपुर तालुका के खड़ियासन गांव में स्थित जामिया अबुल हसन वक्फ कमेटी नाम का यही वो मदरसा है जिसे आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। ये लोग न सिर्फ इस मदरसे में रहते थे, बल्कि दूसरे छात्रों का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथ की राह पर भी धकेलने का काम कर रहे थे। गिरफ्तार आतंकियों में से एक मुफ्ती फौजान मदरसे का टीचर है। मदरसे से गिरफ्तार आतंकियों के मोबाइल से देश विरोधी चैट भी मिले, साथ ही प्रोपेगेंडा मटेरियल भी बरामद हुआ। पाकिस्तान में छपी कई पुस्तकें और मसूद अजहर को लिखे गए कई लेटर भी मिले। पहले 8 और अब 5 की गिरफ्तारी। यकीनन साजिश बड़ी थी। गनीमत रही वक्त रहते जांच एजेंसियों के हाथ इन आतंकियों की गर्दन तक पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी के जिस प्रदेश में बेटी की सुरक्षा सबसे ऊपर है, उसी यूपी में शहनवाज नाम के मुस्लिम युवक पर एक हिंदू बेटी को 4 मंजिला मकान की छत से नीचे गिराने का आरोप लगा है। शहनवाज पर न सिर्फ हत्या का आरोप है, बल्कि उस पर हिंदू बेटी को परेशान करने के इल्जाम भी लग रहे हैं। योगी फोर्स मामले की जांच कर रही है, जिसके बाद ट्रीटमेंट कैसा होगा ये किसी से छिपा नहीं। यहां से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई है। इसी 4 मंजिला मकान की छत से हिंदू बेटी को नीचे फेंकने का आरोप है। आरोप आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस मुस्लिम युवक शहनवाज पर लगा है। इसी 4 दीवारी में आरोपी शहनवाज पिछले कुछ दिनों से साजिश रच रहा था। यहां शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद से ताला जड़ा है। इस समय हम भुवापुर इलाके के उस मकान में मौजूद है जो कि आरोपी शहनवाज का है, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है। आपको तस्वीर दिखाए तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कैमरे पे बात नहीं कर रहे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि शहनवाज यहाँ पर अकेला ही रहता था। शहनवाज के हिंदू परिवार की खुशी छीनने के बाद से उस घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। घटना 2 दिन पहले यानी 15 जुलाई की रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। नाबालिग हिंदू लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी दूध खरीदने के लिए पास की दुकान तक गई थी।
इसी दौरान आरोपी शहनवाज ने उसे अगवा कर लिया और अपने मकान की चौथी मंजिल पर ले जाकर धक्का दे दिया। लहूलुहान हालत में सड़क पर अपनी आखिरी सांसें गिनती हिंदू बेटी को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। 15 जुलाई को जब जो मृतका थी वो अपने घर से मार्केट गई थी सामान लेने के लिए दूध, वहां से उसे अगवा कर लिया गया, चौथी मंजिल तक लाया गया और यहां से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी गई है। मृतक हिंदू बेटी की मां का आरोप है कि पिछले कुछ हफ्तों से आरोपी शहनवाज उनकी बेटी का पीछा कर रहा था, उस पर निकाह करने का दबाव बना रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। तब हिंदू बेटी ने शहनवाज को तमाचा जड़ दिया था। आरोप है कि इसी की खुन्नस निकालने के लिए शहनवाज ने उसे अगवा किया और उसे चौथी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। हालांकि आरोपी शहनवाज खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकार रहा है। शहनवाज का कहना है कि लड़की खुद चौथी मंजिल पर गई थी, तब वो ग्राउंड फ्लोर पर था। लड़की चौथी मंजिल से चिल्ला रही थी और आरोपी से कोल्ड ड्रिंक खरीदने को कह रही थी, तभी वो फिसल गई और चौथी मंजिल से गिर गई। अब इस मामले में पुलिस ने एफआईआर कर ली है। एफआईआर में हत्या का आरोप भी जोड़ा गया है और योगी फोर्स आगे की जांच कर रही है। कौशाम्बी पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियुक्त पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम में गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। योगी के प्रदेश में महिला सुरक्षा सर्वोच्च है और ऐसे में अगर एक बेटी को परेशान किया जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी हत्या कर दी गई, तो योगी फोर्स आरोपी को बख्शने वाली तो नहीं है। फिलहाल मामले में तहकीकात जारी है। अगर आरोप सही पाए गए तो शहनवाज का ट्रीटमेंट गारंटेड होगा। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। शुभांग सिंह, जी मीडिया, गाजियाबाद। बंगाल में दमदम एयरपोर्ट पर मौजूद बांकरा मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया। इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से लगी सुवेंदु सरकार के रोक के फैसले के बाद आज पहला जुमा था। मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट सिद्दीकुल्ला चौधरी बांकरा मस्जिद में नमाज पढ़ने पर अड़ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। एक 136 साल बाद पहली बार बांकरा मस्जिद नहीं पढ़ी गई जुमे की नमाज। एयरपोर्ट पर मौजूद बांकरा मस्जिद की उल्टी गिनती शुरू। बांकरा मस्जिद में आखिरी बार नमाज 10 जुलाई यानी जुमे के दिन पढ़ी गई थी। बीते 7 दिनों से एयरपोर्ट परिसर में भाईजान की एंट्री और मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक है। नमाज पर रोक के बाद आज पहला जुमा था और सुबह से ही बांकरा मस्जिद वाली एंट्री गेट पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा था। कोलकाता पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल, दंगारोधी गाड़ियां, वाटर कैनन के साथ एयरपोर्ट परिसर के गेट नंबर 7 पर सुरक्षा कर्मी मोर्चा संभाले रहे ताकि नफरती माहौल न खराब कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको बांकरा मस्जिद कोलकाता एयरपोर्ट की 7 नंबर गेट, वहां पे किस तरह से केंद्रीय आधा सेना की एक टुकड़ी को तैनात कर दिया गया, ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेरे कैमरा सहयोगी अरिंदम दिखा रहे हैं कि रोड के उस पार और रोड के इस पार किस तरह से चप्पे चप्पे पर केंद्रीय आधा सेना को तैनात कर दिया गया है। पूरा का पूरा जो रास्ता है अभी केंद्रीय आधा सेना उनको अपनी कब्जे में ले लिया है। यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, यहाँ पे मक्खी भी पलट नहीं मार सकती। इस तरह से यहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह से ये सांप्रदायिक जो हिंसा है, सांप्रदायिक जो ईंधन है, वो देने के लिए मना कर दिया गया है। 136 साल में पहली बार बांकरा मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ने से रोकी गई तो टीएमसी सरकार में मंत्री रहे बांकरा मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट और पश्चिम बंगाल स्टेट जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट सिद्दीकुल्ला चौधरी विरोध पर उतर गए। बांकरा मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की जिद पर अड़ गए। मौलानाओं के साथ बांकरा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। आज
এয়ারপোর্ট মসজিদের জন্য পশ্চিম বাংলার 4 কোটি মুসলমানের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক देश प्रेमिकेर জন্য একটা কালা দিবস। 48 घंटे पहले मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने 1 करोड़ मुस्लिमों के साथ सड़क पर उतरने की धमकी दी थी, लेकिन शुभेंदु सरकार की सख्ती के कारण मौलाना को अपने कदम वापस लेने पड़े। ये मस्जिद बहुत पुराना है, एयरपोर्ट से पहले मस्जिद है, कोई गोलमाल नहीं था, अभी तक नहीं, 150 वर्ष इतिहास में। इसके बाद सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने बांकरा के लोगों के साथ इस मदरसे में नमाज पढ़ी। बंगाल में सरकार बदली तो नियम कायदे भी बदल गए। 30 सालों से जो मस्जिद दमदम एयरपोर्ट के विकास में बाधा बनी हुई थी, उसे शुभेंदु सरकार कभी भी बुलडोज कर सकती है। बांकरा मस्जिद एयरपोर्ट के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में खतरा है। स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद को शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोग अड़े हुए हैं। विरोध प्रदर्शन, मीडिया में गलत बयानबाजी कर मुस्लिमों के सेंटीमेंट को भड़काने में जुटे हैं। नियम के मुताबिक रनवे से 240 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन बांकरा मस्जिद दमदम एयरपोर्ट से सेकेंडरी रनवे से महज 165 मीटर दूर है। इस मस्जिद की वजह से रनवे की कुल लंबाई काफी कम हो गई है। यह मस्जिद हवाई अड्डे के मुख्य सुरक्षा दीवार से 150 मीटर अंदर है। बांकरा मस्जिद के कारण रनवे नंबर 2 को छोटा करना पड़ा। इसे मस्जिद से 80 फीट दूर डाइवर्ट करना पड़ा, जिसके कारण रनवे नंबर 2 से बड़े विमान टेक ऑफ और लैंड नहीं हो सकते हैं। कोलकाता का दमदम एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, और अब यहाँ 2 की जगह 4 रनवे बनाने की तैयारी है, ताकि आपातकाल स्थिति में जहाजों की आवाजाही में कोई परेशानी न हो सके। आयान घोषाल, कोलकाता, जी मीडिया। एक तरफ योगी फोर्स हिंदू बेटी को इंसाफ दिलाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ संभल में लैंड बैंक बनाने के लिए योगी फोर्स के अधिकारियों ने अवैध इमामबाड़ा और अवैध मजार के सामने बुलडोजरों की तिकड़ी उतार दी, जिसके बाद 10 सालों से जो अवैध कब्जाधारियों की यहां पर मनमानी चल रही थी, वो इन अवैध कब्जों के साथ ध्वस्त हो गई। अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा कर ये मजार बनाया गया था, और इस मजार पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पर बनाया गया, जिस पर ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। संभल में एक बड़ी कार्रवाई मुकर्रबपुर गांव में, जहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। 3 बुलडोजर के जरिए यहाँ पर बड़ा एक्शन चल रहा है। 1, 2, 3 ये तीनों की तीनों योगी के वो शक्तिमान हैं जिनका खौफ अवैध कब्जाधारियों में यूपी के अंदर ऐसा समाया हुआ है कि वो अतिक्रमण छोड़ अपनी पहचान छिपाने में लगे। जिस इमारत को गिराया जा रहा है, ये अवैध इमामबाड़ा है। जिस जगह बुलडोजर चल रहा है, ये अवैध मजार है। दशकों से संभल में जिस जमीन पर अवैध कब्जा कर ये इमामबाड़ा और अवैध मजार बनाई गई थी, उसका नामो निशान योगी प्रशासन ने मिटा दिया है। योगी के दौरे से चंद घंटों पहले ही योगी फोर्स के आला अधिकारी संभल के असमोली थाना क्षेत्र के मुकर्रबपुर गांव में पहुंचे। जहां बनाई गई मजार को, मढ़न के इमामबाड़ा को बुलडोजरों की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। किसी तरह का हंगामा खड़ा ना हो, इसके लिए बुलडोजर कार्रवाई के दौरान गांव में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। सीएम योगी कल यानी 18 जुलाई को संभल का दौरा करने वाले हैं। इसके ठीक एक दिन पहले डीएम और एसपी ने खुद मौके पर खड़े होकर अवैध रूप से बनाए गए इमामबाड़ा और मजार पर बुलडोजर चलवाया। बुलडोजर एक्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
पीएसी के जवानों के साथ 4 थानों की पुलिस मुस्तैद रही, जिनकी निगरानी खुद एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई कर रहे थे। ड्रोन की निगरानी के कड़ी सुरक्षा के बीच में इस डिमोलिशन को करवाया जा रहा है। ये करीबन 1.25 करोड़ रुपए की लैंड है, करीबन 4.5 बीघे सरकारी भूमि है, उस पर अवैध कब्जा करके इस तरीके के स्ट्रक्चर है वो बनाए गए थे, उनको डिमोलिश करवाया जा रहा है। बुलडोजर ने एक्शन की शुरुआत में ही सबसे पहले अवैध मजार की रेलिंग उखाड़ फेंकी, उसके बाद इमामबाड़े की दीवारें खोखली कर दी। ये भव्य इमामबाड़ा यहाँ पर बनाया गया और इस इमामबाड़ा में एक बड़ी कार्रवाई, पीले पंजे का कहर लगातार यहाँ पर चल रहा है। एक बड़ी कार्रवाई इस इमामबाड़ा में चल रही। तो जिस जमीन से अवैध मजार और इमामबाड़े को हटाया गया, उस पर करीब 10 साल से कब्जा किया हुआ था। कब्जा मुक्त कराई गई इस 4.5 बीघा सरकारी बंजर जमीन की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिस पर अब भूमिहीन परिवारों को आबादी के बीच पट्टा दिया जाएगा। जो गरीब भूमिहीन परिवार हैं उनको पट्टा देने की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे वो लोग अपना एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। तो उसी क्रम में ये कार्रवाई आज यहाँ गांव मुकर्रमपुर में की जा रही है। पहले ही गांव में ऐलान करके इस चीज़ को बता दिया गया था कि ये एक सरकारी कार्य है और इसमें प्रशासन के द्वारा एक कदम अगले दिन लिया जाएगा, तो सभी लोग सहयोग करें। करीब 1 महीने पहले ही राजस्व विभाग की तरफ से अवैध इमामबाड़ा और मजार की मार्किंग और मेजरमेंट किया गया था, जिसके बाद तहसीलदार कोर्ट में इस मामले की बकायदा नियमित सुनवाई भी की गई थी। हालांकि सुनवाई के दौरान अवैध निर्माण के पक्ष में दावा करने कोई सामने नहीं आया, जिसके बाद इस ध्वस्तीकरण की अंतिम मंजूरी दी गई। ये जो इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा पर 3 बुलडोजर के जरिए यहाँ पर बड़ी कार्रवाई लगातार यहाँ पर चल रही है। 3 पीले पंजे का कहर यहाँ पर चल रहा है। इसके अलावा इसके साथ में यहाँ पर मजार था और इस मजार को जमींदोज कर दिया गया है। संभल में लैंड बैंक बनाने के अभियान के तहत की गई ये कार्रवाई अवैध कब्जाधारियों को कड़ा संदेश है कि कब्जा कहीं भी हो, बुलडोजर से बच नहीं पाएगा। राजू राज, जी मीडिया, संभल। बात अब अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की। युद्ध का सेकेंड राउंड अब धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा है। हॉर्मुज के बाद अब ईरान ने लाल सागर को बंद करने की धमकी दे दी, तो अमेरिका अब ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे टारगेट कर रहा है। ईरान के सड़क नेटवर्क पर स्ट्राइक के बाद अब ट्रंप के टारगेट पर ईरान के पावर प्लांट, तो अब खलीफा भी चुप नहीं बैठा। ऐसा प्रहार किया कि ट्रंप को बैठक बुलानी पड़ गई। चाबहार पोर्ट पर अमेरिका की स्ट्राइक। चाबहार पोर्ट के कंट्रोल टावर को अमेरिका ने उड़ाया। युद्ध का दायरा बढ़, खलीफा ने अब लाल सागर को बंद करने की दी धमकी। ईरान के पुल और सड़क नेटवर्क पर अमेरिकी सेना ने सबसे बड़ा हमला किया। 48 घंटे पहले ट्रंप ने खलीफा को धमकी दी और 48 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने ईरान के सड़क नेटवर्क को मिट्टी में मिला दिया। इस पुल को अमेरिका ने टॉमहॉक मिसाइल दागकर उड़ाया। यह पुल बंदर अब्बास को शिराज से जोड़ता था, लेकिन अब यह मिट्टी में मिल चुका है। अमेरिका ने जब हमला किया उस समय इसके ऊपर से गाड़ियां गुजर रही थी, जो हमले की चपेट में आ गई। अमेरिकी ड्रोन और मिसाइल ईरान पर मौत बनकर बरस रहे। अमेरिका ने ईरान के 6 पुलों को टारगेट किया है। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। ट्रंप के हमले से बौखलाए खलीफा ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सेना के बेस मिसाइल और ड्रोन से निशाने पर ले लिया। धू-धू कर जल रहा यह कुवैत में मौजूद अमेरिकी सेना का बेस है। अमेरिकी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम खलीफा के मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। इस हमले में अमेरिकी सेना का हिमार्स सिस्टम और आर्मी टैक्टिकल मिसाइल आग का गोला बन गया। ईरान के हमले से बहरीन भी नहीं बच पाया। बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला। बहरीन में बाप्को पेट्रोलियम प्लांट पर हमला। फिर अमेरिकी सेना के 5th फ्लीट के सपोर्ट बेस पर हमला कर ईरान ने तहला दिया।
युद्ध के दूसरे राउंड में ट्रंप और खलीफा लगातार 6 दिनों से एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। सड़क और पुल पर हमले को खलीफा ने वॉर क्राइम बताया है। ट्रंप अभी भी ईरान से समझौते का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन खलीफा ने समझौते से साफ इनकार कर दिया है। खलीफा ने होर्मुज को पहले ही बंद कर दिया और अब लाल सागर को बंद करने की धमकी दे दी है। अगर अमेरिकी हमले नहीं रुके तो ईरान हुती विद्रोहियों के साथ मिलकर लाल सागर को बंद कर देगा। और हुतियों ने सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक कर इसका ट्रेलर भी दिखा दिया। लाल सागर और स्वेज नहर के जरिए 12 से 15% कारोबार होता है। 30% कंटेनर जहाज इस रूट से गुजरते हैं। ये छोटा समुद्री मार्ग है। इस रूट से सालाना $1 ट्रिलियन का कारोबार होता है। होर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरब लाल सागर से कारोबार करता है। इसी रूट से तेल की सप्लाई करता है, लेकिन अब इस रूट पर भी खतरा मंडराने लगा। वहीं ईरान समर्थित इराकी ग्रुप ने ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नाम के ग्रुप ने ट्रंप को मारने की सुपारी दी है। ट्रंप को मारने वाले को 100 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया गया है। ईरान के हिट लिस्ट में भी ट्रंप नंबर 1 पर है। ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि वो ईरान के टारगेट पर है। ट्रंप पर कई बार हमला भी हो चुका है। खामनेई की मौत के बाद से ही मुस्तफा काफी गुस्से में, लेकिन ट्रंप भी ईरान को घुटने पर लाने की जिद पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।